Hello friends, now in this lecture we are going to discuss about moment of inertia of uniform hollow sphere. We are considering a hollow sphere. Initially we cannot find the moment of inertia of solid sphere before studying the hollow sphere. About a diameter, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हॉलो स्फीयर का, और वो कहाँ पे निकालना है सेकंड केस, तो वो हमें निकालना है अबाउट डायमीटर। तो इसके लिए हम एक होलोस्फीयर कंसिडर करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे एक होलोस्फीयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। कंसिडर दिस इज अ होलोस्फीयर, ठीक है, जिसके अंदर से पूरा वैक्यूम क्रिएट होगा एंड दिस इज द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर। तो ये होगा सेंटर। अब यहाँ पे हम अपना एक डायमीटर बना लेंगे विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, या तो फिर हम इसे वाई एक्सिस ही कंसिडर कर लेंगे, और इस साइड में हमारा होगा एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे दैट इज द एलिमेंट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया, द मास ऑफ दैट एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज डीएम, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम लिख देंगे पी एंड ज्वाइनिंग दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ओ। तो ओ सेंटर से हमने जो हमारा एलिमेंट कंसिडर किया था एट पॉइंट पी, वहां तक हमने ज्वाइन किया। अब बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालना है। सपोज ये जो y एक्सिस है यही हमारा डायमीटर है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं अबाउट y एक्सिस, ठीक है। अगर आप x एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये भी एक डायमीटर है, तो आप अलोंग x एक्सिस भी निकाल सकते हो। इसलिए आप y पे निकालो या तो फिर x, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि आपको डायमीटर पूछा गया, दोनों भी इस केस में डायमीटर ही है। तो ये P पॉइंट O पॉइंट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे Q पॉइंट। तो अब बेसिक स्टेप्स देखो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। जिस तरह से बाकी के एप्लीकेशंस को हमने डिराइव किया था उस तरह से इसको हम डिराइव नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। उस स्टेप से भी अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत लेंदी एंड डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम ये बेसिक स्टेप पढ़ लेंगे। तो देखो, जब हमने पार्टिकल को P पॉइंट पे कंसिडर किया तो यहाँ पे इसके हम कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे x, y, z, और इसका मास हमने कंसिडर किया था dm। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y, z। अब हम यहाँ पे O पॉइंट जो था इसके कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे, तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने वाले 0, 0, 0। अब हमने यहाँ पे z एक्सिस क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड, तो इसलिए हमने 3 एक्सिस कंसिडर किए x, y एंड z। अगर हमारे पास कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो उस केस में हम सिर्फ 2 एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा एक्सिस उस केस में 0 कोऑर्डिनेट का ही होता है। तो यहाँ पे हमने x, y, z ये कोऑर्डिनेट हो गए, यहाँ पे 0, 0। अब यहाँ पे जो Q पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट, तो ये सिर्फ y एक्सिस के ऊपर ही होगा, इसलिए इसके x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सेकंड y कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी हो जाएगा 0। तो हमने इस तरह से इसके भी कोऑर्डिनेट कंसीडर किए, यानी कि हमने जो 3 पॉइंट कंसीडर किए थे O, P, Q, हर एक के हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए। P के x, y, z, O के 0, 0, 0 एंड फॉर Q 0, y, 0। अब बेसिक देखो, तो यहाँ पे हमें वेक्टर का एक फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारा रेडियस या तो फिर रिजल्टेंट होता है तो हमने वेक्टर में पढ़ा था फ्रॉम वेक्टर, देखो यहाँ से याद में रखो फ्रॉम वेक्टर, अगर किसी को याद नहीं तो अगर ये हमारा रिजल्टेंट होता है यानी कि OP एंड x, y एंड z आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट रिजल्टेंट, देन दैट रिजल्टेंट R स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये हमने वेक्टर में पढ़ा था, बस यही फॉर्मूला हमें बाद में लगने वाला है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अब देखो, बेसिकली हम यहाँ पे अगर अपना ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो वी कैन राइट OP स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं OQ प्लस QP स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने लिख दिया। यहाँ से हम
ओ क्यू से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालने वाले, अलोंग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जहाँ पे पार्टिकल सिचुएटेड होगा वहां तक का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये प्रोसेस करने वाले। तो ओ पी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्यू पी स्क्वायर, तो क्यू पी स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं क्यू पी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको यहाँ रखने के बाद ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अब हम अपने जो वैल्यूज है वो वैल्यूज रखना चालू कर देंगे। ओपी यानी कि हमारा रिजल्टेंट, जिसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट वही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ओ क्यू में 0 y एंड 0 है, तो इसमें सिर्फ आने वाला है वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर गेट कैंसर। तो क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि अगर आप डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होने वाला एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये था डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बेसिक। इसी तरह से अगर आप निकालना चाहते हो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ, तो सेम वे से हम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं सेम मैनर में। तो वो किस तरह से निकालेगा, बेसिकली देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया जब हमने अलोंग वाई एक्सिस निकाला। तो इस केस में क्या हो रहा था, अगर आप जिस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हो तो उस साइड का कोऑर्डिनेट आपको 0 करना है। यानी कि आप अगर एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपका एक्स 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली आप अगर जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये था बेसिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये उनके डिस्टेंस है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि ओपी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर जिस तरह से आया तो ये हमारे पूरे जो डिस्टेंस है, ये पूरे डिस्टेंस हमें निकल आ जाएंगे अंडर रूट में, ये पूरे डिस्टेंस हो जाएंगे अंडर रूट में, क्योंकि यहाँ पे ओपी का स्क्वायर था। तो ये पूरा ओपी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पूरे डिस्टेंस निकाल लिया, यानी कि अगर आप किसी भी एक्सिस के अलाउंग निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। तो ये पूरा क्या हो गए हमारे डायमीटर्स, बेसिकली क्या हो गए डायमीटर्स। तो अब देखो हमारा आई एक्स का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई एक्स। तो आई एक्स के लिए क्या होगा, तो आई एक्स के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम निकालते हैं अलोंग वाई, तो आई वाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड फॉर आई जेड इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू ब्रैकेट के अंदर आने वाला एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आई एक्स आई वाई आई जेड। अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये जो पूरा मास अगर इसका हम कंसिडर करेंगे तो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मास कंसिडर किया था, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो था वो तो यूनिफॉर्म था। एंड अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इस मास को कंसिडर करोगे तो वो जो डायमीटर होगा, हर डायमीटर के लिए जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमेशा सेम ही होने वाला है। यानी कि इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज इक्वल एंड ऑल्सो डायमीटर्स आर इक्वल। तो इसके वजह से आई एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई वाई इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू आई। तो ये बेसिक स्टेप हो गया कि आप किसी भी डायमीटर के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, चाहे वो एक्स हो, वाई हो या तो फिर जेड, तो रेडियल डिस्टेंस हमेशा सेम ही होने वाला है। इसकी वजह से आई एक्स आई वाई एंड आई जेड इक्वल होंगे, तो हम उसको लिख सकते हैं बेसिकली आई। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, इफ वी आर एडिंग दिस थ्री इक्वेशंस देन, तो तीनों को ऐड करने के बाद इक्वेशंस क्या हो जाएगा,
तो देखो आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड तीनों को ऐड करने के बाद ये पूरा हो जाएगा 3i, ये पूरा हो जाएगा 3i, क्योंकि आई एक्स आई वाई आई जेड इक्वल टू आई प्लस आई 3i। अब इस साइड में डीएम डीएम डीएम, ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये डीएम कॉमन निकल सकता है, वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेप में एक्स, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होने वाला है 2y², यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा 2z², एंड एक्स स्क्वायर होने वाला है 2x²। तो यहाँ से पूरा ऐड करने के बाद हमें कॉमन निकलने वाला है यहाँ पे 2dm। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2dm इनटू ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। लेकिन बेसिकली अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने यहाँ पे जो लिखा था वेक्टर फॉर्म में, जो मैंने रफ किया कि x² प्लस y² प्लस z² क्या होता है, तो वही होता है r²। तो इसको हम आगे चल के लिख सकते हैं 3i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2dm r²। तो यहाँ पे r रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन किसका लेना पड़ेगा हमें, तो सिर्फ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा हमें dm का। तो अगर हम यहाँ पे जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स कंसिडर करने वाले हर एलिमेंट्स को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल मास मिलने वाला है हमें। तो इसके बाद 3i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3mr²। 3i इज इक्वल्स टू 2mr²। इंटीग्रेशन ऑफ dm विल बिकम m। तो इस केस में मोमेंट ऑफ डायमीटर हो गया, क्योंकि किसी भी डायमीटर के ऊपर आप निकाल लोगे तो हमेशा आंसर वही होने वाला है, सेम, वो चेंज नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3mr²। तो ये था बेसिक हमारा फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म होलो स्फीयर अबाउट अ डायमीटर। तो हमने बेसिकली क्या किया, तो हमने एक स्फीयर कंसिडर किया जो होलो था, उसके ऊपर एक पॉइंट P कंसिडर किया एंड उसके कोऑर्डिनेट लिख दे XYZ। उसके बाद हमने उसका मास कंसिडर किया dm। जो सेंटर था, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0,0। जो पॉइंट P था वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहा किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिस एक्सिस के अलावा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला करने का है, क्योंकि वही होने वाला है आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें निकालना है QP डिस्टेंस। तो QP डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया था, OP² इज इक्वल टू OQ² प्लस QP²। तो उसको लिखने के बाद हमने QP का वैल्यू, यही वैल्यू हमें चाहिए, तो QP का वैल्यू निकाल लिया। तो QP का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट हमने निकाला। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकालने के बाद हमने उसका पोजीशन बताया फ्रॉम y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस। हर एक्सिस से जो पॉइंट P हमने कंसीडर किया उसका डिस्टेंस कितना हो सकता है, वो डिस्टेंस हमने स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया कि अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो सकता है। लेकिन किसी भी एक्सिस के ऊपर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे अबाउट डायमीटर, तो डायमीटर के लिए वो क्या होने वाला है, सेम ही होता है। इसलिए आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे ये पूरे इक्वल टू आई है, इसलिए ये हो जाएगा 3i। तो ये कंडीशन हो गया 3i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2dm इनटू ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि y² 2y², तो इसलिए 2 कॉमन, z² प्लस 2z², x² प्लस x² 2x², तो कॉमन निकलने वाला है 2dm, x² प्लस y² प्लस z²। तो उसको इंटीग्रेट करते करते हमें आखिरी स्टेप मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू 2/3mr²। तो जब तक हम बेसिकली होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझ पाते तो हम उसका जो सॉलिड स्फीयर होगा तो सॉलिड स्फीयर का भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले लर्न करना होता है होलो स्फीयर, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर। अगर आपको होलो स्फीयर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है तो ही आप सॉलिड स्फीयर के लिए आगे मूव कर सकते हो। तो बेसिकली अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर। सेम होने वाला है अबाउट डायमीटर, सिर्फ चेंज क्या हुआ, जो होलो था उसको हमने अब सॉलिड में कन्वर्ट किया। तो बेसिकली उसी तरह से अब हम अपना सॉलिड स्फीयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो सॉलिड स्फीयर था इसका मास हमने कंसीडर किया कैपिटल M एंड इसका रेडियस कंसीडर किया R। अब इसका हमें एक सेक्शन लेना पड़ेगा। जो पहले वाले केसेस करते थे, जो केस हमने डिस्क के लिए किया था, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए या तो फिर रॉड के लिए किया था, उसी तरह से पूरे स्टेप्स इसको हम अप्लाई करने वाले। तो उसके पहले
हम अब देखेंगे कि स्फीयर 3 डायमेंशनल शेप होता है, तो इसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका। तो बेसिक हमारे पास जो डेंसिटी होते हैं जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम डेंसिटी या तो फिर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है m डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला होगा सरफेस वॉल्यूम डेंसिटी का। अब हम बेसिकली यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे यानी कि x डिस्टेंस पर एक और स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे इसी स्फीयर का, और जिसका विड्थ थिकनेस जो होगा वो थिकनेस कंसिडर करेंगे dx। तो हमने x डिस्टेंस कंसिडर किया और इसका जो थिकनेस होगा इस स्फीयर का वो हमने कंसिडर किया dx। तो ये पूरा यहाँ पे एक स्फीयर कंसिडर किया हमने, स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्फीयर, कि जिसका रेडियस है हमारे लिए x एंड थिकनेस होगा उसका dx। तो इस केस में यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर बाउंडेड हुआ बिटवीन x एंड dx उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा होलो स्फीयर, क्योंकि आप सिर्फ इतना ही सेक्शन रिमूव करने वाले हो उस स्फीयर का, जिसके वजह से जो बीच में जो इसके अंदर जो मास होने वाला है वो रिमूव हो जाएगा। इसके वजह से हमें यहाँ पे ये होलो स्फीयर ही कंसिडर करना पड़ेगा, बस ये कंसेप्ट आपको याद आना चाहिए। तो अब देखो होलो स्फीयर का हमें वॉल्यूम निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट होलो स्फीयर, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, ये पूरे बेसिक स्टेप्स है, बाकी का पूरा आपको आसानी से आ सकता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, यहाँ पे जो होलो स्फीयर हमने कंसिडर किया तो उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। तो देखो यहाँ पे हमने रेडियस x कंसिडर किया तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें x स्क्वायर इंटू इसका थिकनेस हुआ dx। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम था तो ये वॉल्यूम को हम dv लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, सो dv इक्वल्स टू 4 पाई x स्क्वायर dx। तो अब सेम हमारा डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारा मास dm होगा एंड वॉल्यूम हो जाएगा dv। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं dm इस स्मॉल एलिमेंट का मास, dm कितना होगा, तो वो मास हो जाएगा डेंसिटी रो इंटू dv, रो इंटू dv। तो अब इस केस में देखो कि इस डेंसिटी की वैल्यू dm इज इक्वल्स टू, वो वैल्यू पुट करेंगे डेंसिटी की वैल्यू m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू dv की वैल्यू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो इस केस में 4 पाई गेट कैंसल, दिस 3 शिफ्ट्स इन अपवर्ड एंड यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो गया वैल्यू dm का, दिस इज द वैल्यू फॉर dm। जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया उस स्मॉल एलिमेंट का मास कितना हो सकता है, तो उसका मास हो सकता है 3m डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बाय dx। बस इतना बेसिकली आपको आना चाहिए। तो ये तो उसका हमने मास निकाल लिया। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या करते हैं, तो आई इंटीग्रेशन लेते हैं, आई इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू होता है आर स्क्वायर। तो हमारे पास dm का वैल्यू है, जो r होगा वही होने वाला है एक्स स्क्वायर, दैट इज, तो इसी को हम आगे चल के आर स्क्वायर के बजाय लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब लिमिट कहाँ से क्या होगा, तो हम सेंटर से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, ये इस डिस्टेंस तक, तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके r तक। तो ये हो गया हमारा लिमिट। अब बेसिकली देखो हमने जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं यहाँ पे आप, तो फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो एक स्फीयर है एंड दैट इज अ होलो स्फीयर। बेसिक पॉइंट देखो, हम यहाँ पे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करने वाले हैं वो एक होलो स्फीयर है, एंड होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें बेसिकली पता है क्या था, अभी हमने जो निकाला था होलो स्फीयर के लिए, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है बेसिकली
I इक्वल्स टू 3/2 mr²। यानी कि वहाँ पे जितना भी मास होगा उस मास का वहाँ पे मास इनटू हमें करना पड़ेगा r², यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारे पास मास कितना है dm, तो हमें लिख देंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू 3/2 इंटीग्रेशन वेरीज फ्रॉम 0 से लेके r तक, और हमारा मास dm इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारा डिस्टेंस होगा x²। उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके r तक dm का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, ये वैल्यू देखो 3m डिवाइडेड बाय r³ इंटू x² dx इंटू ये वाला x²। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला हमने लिख दिया। सॉरी, ये 2/3 था, 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 गेट कैंसिल, हम बेसिकली लिख सकते हैं m और r³ दोनों को बाहर निकाल लेंगे, 2m डिवाइडेड बाय r³, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा x² इंटू x² x⁻⁴ dx। अब x⁻⁴ का हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। अगर उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं तो इसका पावर 1 से बढ़ाना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय सेम पावर, तो इक्वेशन आ जाएगा I इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाय r³ इंटू यहाँ पे हो जाएगा x⁵ डिवाइडेड बाय 5, और लिमिट होगा 0 से r। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे लिमिट 0 से लेके r तक। तो इक्वेशन देखो लास्ट स्टेप की तरफ, 2m डिवाइडेड बाय r³ इंटू x⁵ को रिप्लेस कर देंगे हम r⁵ डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई किया। तो देखो यहाँ पे r³ और r⁵ ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल इक्वेशन आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू 2mr² डिवाइडेड बाय 5, 2mr² डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर। अगर आपको सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 2mr² डिवाइडेड बाय 5। अगर हम निकालते थे हॉलो स्फीयर के लिए तो वो था 2/3 mr², ये था हॉलो स्फीयर के लिए। इसीलिए आपको हॉलो स्फीयर का आना जरूरी है। अगर आपको हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो ही आप सॉलिड स्फीयर की तरफ जा सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक सीक्वेंस रखना चाहिए। आपको जो बेसिक होता है, जैसे कि वेक्टर में r² को किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं x² + y² + z²। तो आपको जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो बेसिक अगर आपके बहुत क्लियर है तो आप आसानी से फिजिक्स विथ फन जो होता है वो आसानी से लर्न कर सकते हो। तो ये था बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अबाउट अ डायमीटर। यहाँ तक जितने भी होते हैं, रिंग, डिस्क, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर रॉड, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर, तो पूरे मैक्सिमम जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे हमारे सिलेबस में वो पूरे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट था वो तो हमने क्लियर किया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप समझ सकते हो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा रिलेटेड टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।